Hello everyone, here we are back with मार्गदर्शिका जनरल साइंस सीरीज़ एंड दिस इज़ द लेक्चर 5। ये हमारा सीरीज़ का लेक्चर 5 है और ये जो हमारा लेक्चर होगा वो पैरासिटिक डिजीज़ पे होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। तो पैरासिटिक डिजीज़ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली पैरासाइट इज़। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है जिसको हम होस्ट बोलते हैं और उससे अपना बेनिफिट डिराइव करता है उसके एक्सपेंस पे, उसके नुकसान पे, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ओके, सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी और हम बोल रहे हैं कि बी ए पर पैरासाइट है। ओके, मतलब जो बी है वो अपना बेनिफिट डिराइव कर रहा है ए से और उससे ए को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके एक्सपेंस पे, ओके, उसके नुकसान पे अपना बेनिफिट डिराइव कर रहा है, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ओके, तो मूविंग अहेड, लेट्स मूव अहेड, हम देखते हैं व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी। तो जो हम पैरासिटिक डिजीज़ की जो स्टडी होती है हम उसको पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ग्रुप के जो है सारे मेंबर्स पैरासाइट होंगे, ओके, और ऐसा भी नहीं है कि हर ग्रुप में पैरासाइट हो ही हों, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे जो है कॉमन पैरासाइट्स, कॉमन ऐसे जो हमारे कॉमन पैरासाइट्स हैं वो बेसिकली हमें 3 ग्रुप्स में मिलते हैं, दैट इज़ ऑन प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड नीमेटोड्स। ठीक है, ये तीनों जो फाइलम हैं इसमें हमें जो है अपने हमारे डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट्स मिलते हैं। ओके ओके, तो जो हमारी सबसे मेन पैरासिटिक डिजीज़ है वो है आपकी मलेरिया। मलेरिया से जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा वो बहुत बेसिक था कि वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। व्हेन इट इज़ आस्किंग यू कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है देन इट्स लिवर। ओके, और अभी हम आगे देखेंगे कि ये और भी क्या क्या करता है। हम क्या है कि ये जो है आपके ये जो है प्लाज्मोडियम जो हमारा पैरासाइट है उससे होता है। ये ट्रांसमिट किससे होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के बाइट से ट्रांसमिट होता है। ओके, जो प्लाज्मोडियम होता है इसके 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम है ये जो अपनी लाइफ साइकिल है ये जो है 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, ह्यूमन बींग्स और एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में। ओके, फीमेल एनोफिलीज में ये इन दोनों में जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं इट हैज़ 2 होस्ट, प्राइमरी होस्ट इज़ मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज़ फीमेल एनोफिलीज। यूजुअली क्या होता है कि जब आपका जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज होती है वो किसी ह्यूमन बींग को बाइट करती है, एज सुन एज इट रिलीजेज प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन बॉडी, जैसे ही वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में रिलीज़ करती है वो लंग्स तक ट्रैवल करता है। लंग्स तक ट्रैवल करने के बाद वो वहाँ पे मेच्योर होता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और आपके रेड ब्लड सेल्स को जो है आपके डैमेज करना शुरू करता है, ठीक है। 48 से 72 घंटे के बीच में क्या होता है कि वो अपने आप को रेड ब्लड सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और रेड ब्लड सेल्स की बर्स्टिंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, आपके आरबीसीज को बर्स्ट कर रहा है। दिस इज़ द बेसिक इन्फेक्शन विच इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है, इन मलेरिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे 4 बेसिक काइंड के मलेरियल पैरासाइट जो देखे गए हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है वो सबसे सीवियर मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम है आपका, ठीक है। सीवियर जो मतलब अगर किसी को प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के इन्फेक्शन से मलेरिया हुआ है तो वो बहुत सीवियर होगा, दिस इज़ वन थिंग। और दूसरी बात मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मतलब इंडिया में होने वाले 65% इन्फेक्शन, मलेरियल इन्फेक्शन किससे होते हैं? आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, सीवियर इज़ फेल्सीपैरम एंड जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक होता है जो हमारा मलेरिया है, देखो वो आपकी बॉडी के अंदर है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगर कोई मदर है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, उसमें प्लाज्मोडियम है, उसको वो इन्फेक्शन है और अगर वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है,
तो ये उस बच्चे में भी जा सकता है, ठीक है। और इस टाइप के मलेरिया को हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल मलेरिया, जो जेनेटिक है, ठीक है, उसकी माँ से उसको मिला है, ठीक है। उसको, उस बेबी को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने नहीं काटा, रादर उसकी माँ को काटा था, जिसकी ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें ट्रांसफ्यूज़ हुई और उससे उसको वो इन्फेक्शन मिला, इसीलिए हम उसे कंजेनाइटल मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ये ब्लड के जो है ट्रांसमिट हो रहा है ब्लड से, तो ये किस किस तरह से हो सकता है, या तो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो, ठीक है, आपकी बॉडी जो है इंटरनली किसी और बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या फिर आपकी कोई इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ की हुई नीडल्स या फिर सिरिंजेस आपने आप पर यूज़ कर दी गई हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको मलेरिया हो सकता है। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या होता है कि मलेरिया जब हमें होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल मलेरिया हुआ है तो हमें सिर्फ बुखार ही होगा और अगर हम दवाई ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। ये मलेरिया जब हमें होता है तो आपको दिख रहा है कि मलेरिया जो आ रहा है वो हमारे आरबीसीज़ को बस्ट कर रहा है, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे आरबीसीज़ को बस्ट कर रहा है। तो जब आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, तो वही आपकी जो है आप वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो सिर्फ मलेरिया या बुखार या आपके सिर्फ उस तक नहीं रहता है, ठीक है। ये अगर सीवियर हो जाता है तो बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है, जैसे कि आपकी ब्रेन की जो वेसल्स हैं, ब्रेन वेसल्स, उनकी स्वेलिंग हो जानी, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना, ठीक है, या फिर आपका ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है इन मलेरिया, ठीक है, या फिर आपको पल्मोनरी ओइडेमा हो सकता है। व्हाट इज़ पल्मोनरी ओइडेमा, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स दैट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपकी जो है आपके लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो आपको पल्मोनरी ओइडेमा कहलाती है, ठीक है। और क्या कर सकता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि वो आपके आरबीसीज़ को बस्ट कर रहा है। अब आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अनीमिक हो जाओगे, ठीक है, आप में जो है ब्लड की कमी हो जाएगी, अनीमिया इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज़, ओके। तो आपको किसकी दिक्कत भी प्रॉब्लम हो सकती है, अनीमिया, ओके। सो मूविंग अहेड, कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आए हैं तो इसीलिए आई मेंशन्ड इट हियर इन माय नोट्स कि रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि आज हम मलेरिया की वैक्सीन बना पाए हैं, ओके, क्योंकि रोनाल्ड रॉस ही वो थे जिन्होंने जो है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया को जो है डिस्कवर किया था, एक तरह से आप ये कह लो उन्होंने ही बताया था कि एक्चुअली मलेरिया का ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, अनटिल और अनलेस आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसका ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, आप उसका इलाज कैसे करोगे, ओके। तो उन्होंने यही डिस्कवर किया था कि जो आपका मलेरियल पैरासाइट है वो आपका, उन्होंने जो है मॉस्किटो के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है मलेरियल पैरासाइट को डिस्कवर किया था, जो कि ये प्रूव कर रहा था कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और ये इस डिस्कवरी ने जो है आगे जो रिसर्चेज हुई मलेरिया के लिए उसमें बहुत हेल्प किया, ओके। सॉरी, इस चीज़ के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1902 में फॉर फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, ओके। इस डिस्कवरी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। सो नेक्स्ट इज़, अगर हम मलेरिया की बात कर लेंगे, मलेरिया हमने इतना डीप क्यों पढ़ा, एक तो देखो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी हमने देखा था न्यूज़ में इन कोरोना वायरस की हम जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो एक मलेरिया को प्रिवेंट और क्योर करने की दवाई है, उसका बड़ा इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट, वो उसके एक्सपोर्ट पे बड़ी सारी न्यूज़ेस थी, ठीक है, कि बैन कर दिया है, बैन हटा दिया है, ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट है। जो आपका जो ICMR है उसने जो है अप्रूव कर दिया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी न्यूज़ देख रहे थे और इसीलिए भी मुझे लगा कि शायद मलेरिया इम्पोर्टेंट हो, और तो आई टुक इट ऑन माई प्रायोरिटी, ओके। सो जो हमारा मलेरिया है, लेट्स कम टू द पॉइंट, जो हमारा मलेरिया है वो क्योरेबल भी है और प्रिवेंटिव भी है, मतलब हम उसको अगर चाहें तो पहले से भी अपने मेजर्स लेके प्रिवेंट कर सकते हैं
और अगर हमें हो गया तो हम उसको क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी प्रिवेंट करने की बात आए तो आप या तो नेट्स यूज़ कीजिए, आप ध्यान रखिए कि मच्छर आपको कम से कम काटें, ठीक है, वो जो है वो कम से कम इंजेक्ट करें आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ भी, ओके। या फिर आप जो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं सच एस पायरीथ्रम, ठीक है। पायरीथ्रम क्या है, ये एक इंसेक्टिसाइड है, ओके, जो कि एक ऐसी इंसेक्टिसाइड है जो कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आके जो है वो उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है, इसलिए भी ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़, अब हम क्विनीन सुनते हैं। जो क्विनीन है उसको, ये जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। इसको सबसे पहले 1820 में आइसोलेट किया गया था फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, ठीक है, सिंकोना ट्री के जो है आपके बार्क से इसको लिया गया था, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था, तो यू शुड नॉट फॉरगेट इट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ओके। नाउ गैम्बूसिया एफिनिस, ये एक ऐसी मछली है जो कि आपके मॉस्किटो के लार्वे को खाती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी जो है भरा रहता है या मच्छरों की रीच की जगह है और वहाँ पे मॉइस्चर है और वहाँ पर इनका जो है इनके लार्वे जो है ग्रो कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे गैम्बूसिया छोड़ सकते हैं, तो वो उन लार्वे को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो आपकी डक्स होती हैं वो भी जो है मॉस्किटो लार्वे के इरेडिकेशन में काम आती हैं, ओके। सो ओके, तो अभी रिसेंटली मलेरिया इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि 25 अप्रैल जो है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पे मनाया जाता है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। ये क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है, ये इसलिए मनाया जाता है इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट होते रहे, जो है पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखता रहे मलेरिया के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए। मतलब लोग भूल ना जाए कि हमें मलेरिया का प्रिवेंशन और कंट्रोल भी करते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि यही एपिडेमिक या पेंडेमिक हो जाए कहीं पे फिर से, है ना, मतलब ये मतलब फेटल ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए, ओके। जो 25 अप्रैल 2020 को जो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, थीम्स पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। उसकी थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ओके। क्या थीम थी, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, दिस ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी 2020 की थीम थी ये, okay. तो आपकी एक वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जो कि कौन जारी करता है, ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वो उसने ये शो किया था कि कोई भी ग्लोबल गेन हमने नहीं अचीव किया या कोई भी ग्लोबल गेन हमें नहीं हुआ है, ठीक है, इन रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शन, नए इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने में कोई भी ग्लोबल गेन नहीं हुआ है, हमें नहीं हुआ है ओवर द पीरियड 2014 टू 2018, 2014 से 2018 तक हमें कोई भी गेन नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज, एक फैक्ट मुझे लगा आई शुड टेल इट हियर ओनली, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफिशियली जो है केवल 4 डिजीजेस के जो है आपके डिजीज़ स्पेसिफिक ग्लोबल अवेयरनेस डेज जो है उसने मेंशन किए हैं, ठीक है, केवल 4 डिजीज़ के लिए वो स्पेशल डेज जो हैं जो उसने एंडोर्स किए हैं, जिसमें से 4 हैं हमारी मलेरिया 25 अप्रैल, वर्ल्ड एड्स डे आप सबको पता है 1 दिसंबर, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 4 मार्च और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। ये सब सारी डेट्स मेरे नोट्स में हैं जो मैंने पहले दिए हैं, बट इधर भी मैंने मेंशन कर दिया एज अ कंपाइलेशन ताकि आपको एक साथ याद रहे। मलेरिया, एड्स, टीबी एंड हेपेटाइटिस, इन चारों के लिए ही आपके WHO ने डेज जो है एंडोर्स किए हैं। सो क्विकली मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट पैरासिटिक डिजीजेस, जिसमें अगली है काला आजार, जो कि आपकी लीशमेनिया जीनस के जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनसे कॉज होती है, ओके। जो लीशमेनिया ये जो है प्लाज्मोडियम, ये जो है आपकी सैंड फ्लाई में जो है मल्टीप्लाई रहता है और मल्टीप्लाई करता है किस में, सैंड फ्लाई में। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके, तो आप ये याद रखना। और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो रेजर्वॉयर होते हैं इन पैरासाइट्स के, ठीक है, तो उनसे हमें डिजीज़ कैसे हो सकती है, एनिमल जो है वो सैंड फ्लाई में और सैंड फ्लाई क्या ह्यूमन में, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो किसके रेजर्वॉयर है, ठीक है, उस
प्लाज्मोडियम पैरासाइट की, जो कि काला अजहर जो है आपका कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये आपकी रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को जो है अफेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है, और ये बोन मैरो में स्प्लीन, लिवर यहाँ भी दिख सकती है। इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो लाइट कलर्ड पीपल होते हैं, जिनकी स्किन का कलर लाइट होता है, उनमें डिस्कलरेशन, ग्रेइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, हैंड्स पे, फीट पे, एब्डोमेन पे, फेस पे, तो उसको हम इंडियनिश लैंग्वेज में, इंडिया में हम उसे ब्लैक फीवर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई लाइट कलर्ड पीपल है, ग्रेइश उस पर इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उसे ब्लैक फीवर के नाम के तौर पर बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस, जो कि आपके ट्रिपैनोसोम से होता है। ट्रिपैनोसोम जो है वो भी प्रोटोजोआ है एक। ठीक है, ये क्या होता है, कौन कौन से दो ट्रिपैनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिन एक सेकेंड, हाँ इट्स करेक्ट, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंस। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे कि ये जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं ये आपकी स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये किससे ट्रांसमिशन होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है सेसेफ्लाई की बाइट से। ठीक है, सेसेफ्लाई की बाइट से। ये कॉमनली देखे गए हैं आपके ट्रॉपिकल अफ्रीका में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या होता है, ये प्रोटोजोआ, कौन से प्रोटोजोआ से होता है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन है, उससे आपका अमीबियासिस होता है। ओके, इसको हम अमीबिक डिजेंट्री भी बोलते हैं। इसमें या तो कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, या माइल्ड दिखेंगे, या सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स आपके सीवियर सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया या फिर ब्लडी डायरिया, ये आपको देखने मिलता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी के पैरासाइट से हमें जो है डिजीजेज होती है बेसिकली, जिसमें से मैंने आपके साथ जो है प्रोटोजोन डिस्कस कर दी। अब हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की कैटेगरी की जो है डिजीजेज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपकी है स्काइजोस्टोमियासिस। ठीक है, जिसको हम स्नेल फीवर भी बोलते हैं, या फिर हम बिलहार्जिया भी बोलते हैं, इसको बिलहार्जिया। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपके जो है पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जो कि पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं उनसे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्काइस्टोसोम्स बोलते हैं। ओके, ये जो है आपके पैरासिटिक फ्लैटवर्म है। ये जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो यूरिनरी ट्रैक्ट को या फिर इंटेस्टाइन को। और ये जो है उन जगहों पर देखे जाते हैं जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज फैसियोलियासिस। ठीक है, ये आपकी, इसको हम लिवर रॉट भी बोलते हैं, ये लिवर फ्लूक से होती है, जिसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। क्या नाम है, फैसियोला हिपैटिका या फिर फैसियोला जाइजेंटिका। ठीक है, ये जो है इनके जो मेन होस्ट होते हैं वो होते हैं कैटल और शीप, लेकिन जो ये होते हैं ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, अगर ह्यूमंस जो हैं वो रॉ वाटर ग्रोन प्लांट्स खा लेते हैं जो इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो पैरासाइट इनके अंदर चला जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। वेरी सिंपल, सॉरी। जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो बेसिकली यही याद रखना है कि लिवर रॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय फैसियोला हिपैटिका और फैसियोला जाइजेंटिका। ओके, तो नेक्स्ट disease caused by platyhelminthic parasite is neurocysticercosis. Okay, I'll pronounce it once more for you, neurocysticercosis. Okay, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वर्ड आ गया न्यूरो, तो ऑब्वियसली ये आपके कहीं ना कहीं ब्रेन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कहीं इन्फेक्शन कर रहा होगा, तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। सॉरी, ये किसका रिजल्ट होता है, अगर आपने एक्सीडेंटली ले लिया है या इंजेस्ट कर लिया है किसको, टीनिया सोलियम के एग को, क्योंकि इट इज़ कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम। ठीक है, या फिर
अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड आपने जो है खा लिया है इसके एग से तो भी आपको हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने रॉ या फिर अंडर कुक्ड पॉर्क खा लिया है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने कोई कंटेमिनेटेड, मतलब ऑल इन ऑल अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इससे कंटेमिनेटेड है, टीनिया सोलियम से या उसके एग से, तो आपको वो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था इन यूपीपीएससी मेंस, आई गेस, हाँ यूपीपीएससी मेंस में, कि एक टेनिस प्लेयर थे लेंडर पाइज, जिनको इस डिज़ीज़ से इस डिज़ीज़ से जो है सफ़र कर रहे थे। तो बेसिकली जब उनका टेस्ट हुआ था तो उनके जो ब्रेन था उसमें एक सिस्ट देखी गई थी, ठीक है। दैट सिस्ट वाज ड्यू टू दिस न्यूरोसिस्टरोसिस, ओके। आपको दिख रहा है, द नेम इज itself telling everything, neuro, nervous system, cyst, नर्वस सिस्टम ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं सिस्ट देखी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है हटा दिया गया था, ओके। सो नेक्स्ट टू डिजीज आर फिलारियासिस, और जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं, जो कि राउंड वॉर्म विचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होती है। दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू लर्न, ओके। इसमें क्या होता है, आपके लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, या आपके लेग्स, आर्म्स, वल्वा, ब्रेस्ट या फिर स्क्रॉटम किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, ओके। नेक्स्ट इज़ कि ये किसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका वेक्टर है। नेक्स्ट इज़ एस्कैरियासिस जो है आपके राउंड वर्म से होती है। कौन सा राउंड वर्म, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं या अफेक्ट करते हैं। ये अगर आप एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लेते हैं एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के एग्स को तो आपको हो सकती है। ये यूजुअली क्या होता है कि सॉइल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई वेजिटेबल है जो सॉइल में ग्रो हो रहा है, या फिर बच्चे होते हैं जो मिट्टी में खेलते हैं, और अगर वो इन्फेक्टेड सॉइल है और फिर अगर वो वही हाथ अगर गलती से अपने मुंह में दे लेते हैं तो वो इंजेस्ट कर रहे हैं ना, एक्सीडेंटली वो इंजेस्ट कर रहे हैं उसके एग्स को, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसीलिए बच्चों में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, ओके। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम पैरासिटिक डिजीज़ेज़ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। रेस्ट अगर आपको और कोई क्वेश्चन या फिर और कुछ भी मिलता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड सॉरी फॉर ऑल द हिंडरेंसेज ड्यूरिंग द लेक्चर, जो भी हिंडरेंस हुई है लेक्चर के बीच में उसके लिए आई एम सॉरी। और अगले लेक्चर में जो है हम बेसिकली जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे दैट इज़ जेनेटिक डिजीजेस। तीन ही हमारे टॉपिक रह गए हैं डिजीजेज में। जेनेटिक डिजीजेज विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। एंड रेस्ट इज़ जो हमारी जो बेसिक नॉन कम्युनिकेबल या नॉन कंजेनाइटल हमारी जो डिजीजेज होती हैं वो हम पढ़ेंगे। और एक लेक्चर में हम सारी प्लांट डिजीजेस पढ़ेंगे वेरी प्रिसाइजली, जस्ट इन अ टेबुलर फॉर्म हम उसको पढ़ेंगे, नॉट गोइंग इन वेरी डीप, क्योंकि इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस बार इस लेक्चर के बाद मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा जो भी मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो प्लीज़ येस बोलिए, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नो बोलिए, लेट मी नो, ताकि मैं जो है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं कर सकूं, और मुझसे जितना बनेगा मार्गदर्शिका लेक्चर्स के लिए या उसके लिए आई विल डू फ्रॉम माय साइड। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आप लोग प्लीज़ क्रॉस चेक करते रहा करिए कि आई एम नॉट रॉन्ग एनीवेयर। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।